एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 2 स्टिमुलेशन। ये चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन क्या है इंडिया में, सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी देता है स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मीनिंग क्या है, रिक्वायरमेंट या अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस, कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है, कितना अवेलेबल है और कितना एक्सेस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ एसोसिएशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनका क्या रोल है स्टिमुलेशन में। कंसेप्ट, रोल एंड फंक्शन ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर्स, इंडिया में बहुत सारे बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं, इन लोगों का क्या रोल है, ये टॉपिक इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे स्टिमुलेशन चैप्टर में। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टिमुलेशन, एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स हु पोजेस क्रिएटिविटी। जिन इंडिविजुअल्स में क्रिएटिविटी है, कुछ उनके पास क्रिएटिविटी है, उनको आइडेंटिफाई करना और मोटिवेट करने के आर्ट को या एक्ट को आप स्टिमुलेशन कहते हैं। इट मीन्स अलाउइंग एंटरप्रेन्योरशिप्स, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उनको मार्केटिंग सपोर्ट देना, उनको टेक्निकल सपोर्ट देना, ताकि वो अपने आइडिया को फ्लोरिश कर सकें और डेवलप कर सकें। एंड टू कंटिन्यू एंड सस्टेन इन लॉन्ग पीरियड, और लॉन्ग पीरियड में बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें और सस्टेन कर सकें। यानी जो भी एक नया इनोवेटिव आइडिया पोजेस करता है, कुछ क्रिएटिविटी पोजेस करता है, उसको खोजना और मोटिवेट करना, आइडेंटिफाइंग एंड मोटिवेटिंग। मोटिवेट कैसे होंगे? फाइनेंशियल सपोर्ट से, मार्केटिंग सपोर्ट से, टेक्निकल सपोर्ट से, उनके आइडिया को डेवलप करने में आप उनका जितना मदद कर सकते हैं ताकि वो लॉन्ग पीरियड में सस्टेन कर सके। ये स्टिमुलेशन का मतलब, लोगों को एक तरीके से आइडेंटिफाई और मोटिवेट करना। अब आते हैं इस चैप्टर के ऊपर, जहाँ पे पहला टॉपिक मैंने क्या बोला था, पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। तो इंडिया में पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम क्या है स्टिमुलेशन का, मतलब लोगों को मोटिवेट करने का, नए नए एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने का। तो सबसे पहले बोला कंबाइंड एफर्ट ऑफ पब्लिक टू डू समथिंग। पब्लिक प्राइवेट सिस्टम का मतलब क्या है कि पब्लिक का कोई ऐसा एफर्ट, कुछ ऐसा करना फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो कंबाइंड एफर्ट ऑफ पब्लिक टू डू समथिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी। देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मार्केट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हो, मतलब आज का जनरेशन के भी काम आए और फ्यूचर के लिए भी कुछ बचे। उस कंबाइंड एफर्ट को ही वहां पे पढ़ा जा रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम के अंदर। सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, 65% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर 35 ईयर्स। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 32% ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। सो गवर्नमेंट सपोर्ट इज नीडेड। सबसे पहले हम लोग पब्लिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम। तो देश में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी देने का ज़रूरत है नए नए एंटरप्रेन्योर को। देश में गवर्नमेंट को नए नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी देने का बहुत ज़रूरत है। क्यों? तो उसके 3 रीज़न है। 65% पॉपुलेशन हमारा बिलो 35 ईयर्स है, यानी बहुत यंग है, तो उनको सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि ग्रोथ आए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 32% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। इसलिए आज की डेट में गवर्नमेंट को, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम को कुछ ऐसा करने का ज़रूरत है, टू डू समथिंग, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए और सस्टेनेबिलिटी रहे। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया है वही पढ़ने जा रहे हैं इन टॉपिक्स के अंदर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड वेरियस इंस्टीट्यूशंस एट नेशनल लेवल। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि ये लोग, वो इंस्टीट्यूट्स, वो डिपार्टमेंट्स पब्लिक को हेल्प कर सके, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर सके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हुए, सेंटर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोल के बने हुए गवर्नमेंट की तरफ से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स बने हुए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स बने हुए, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो 1978 में बने थे।
तो स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बने हुए, नेशनल लेवल पे भी नए नए एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये किया अंडर पब्लिक प्राइवेट सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज, इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाने के अलावा गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज लॉन्च किए, जहाँ पे आप डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, BBA, MBA, प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते। तो गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, नए नए आइडियाज और क्रिएटिविटी वालों को डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके अलावा बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज लॉन्च किए, जिनसे आप सीख के आगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस चालू कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने फाइनेंस एंड फंडिंग का सपोर्ट किया, जैसे IFCI बनाया, ICICI, IDBI, SIDBI, ये सब के थ्रू सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, ताकि इन्वेस्टर्स आए और नए नए एंटरप्रेन्योर्स को अपना इन्वेस्टमेंट दे। गवर्नमेंट ने दो काम किए फाइनेंस और फंडिंग सपोर्ट के लिए। कुछ तो डायरेक्ट फाइनेंस के इंस्टीट्यूट बना दिए, IFCI, ICICI, IDBI, SIDBI, जिनके थ्रू आपको फंडिंग मिल सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, वहाँ पे नए नए एंटरप्रेन्योर आते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें, अपना कंसेप्ट समझाएं और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल के SIDO ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन NSIC बनाया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बोर्ड बनाया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया। तो गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू भी फंड दे रही है। गवर्नमेंट ये सब इंस्टीट्यूट बना रही है, IFCI, ICICI, ICICI, IDBI, SIDBI, इनको परमिशन दे रही है। गवर्नमेंट सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि फंडिंग सपोर्ट है। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है कि अगर आपको एक क्रिएटिविटी बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो, उससे एक बिजनेस आइडिया जनरेट करो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड आया तो ऑनलाइन एजुकेशन था उसके पहले भी, बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को नजर आया, तो वहाँ से बहुत लोगों ने बिजनेस आइडिया डेवलप किया अपना। इसके बाद आपको करना है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ आइडिया, क्या जो आप सोच रहे हो वो पॉसिबल भी है, टेक्निकली, कमर्शियली, फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये सब एंगल से क्या वो पॉसिबल है। मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। चंद्रयान लॉन्च हुआ, बहुत ज़्यादा चंदा मामा की बात हो रही थी। मेरे ब्रेन में एक आइडिया आता कि मैं चंद्रमा पे चाय की टपली खोलूंगा। क्या ये फिजिबल है? सर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस आइडिया भी सोच लिया आपने, लेकिन सर ये पॉसिबल नहीं है अभी, न फाइनेंशियली पॉसिबल है, न टेक्निकली पॉसिबल है, न इकोनॉमिकली पॉसिबल है, न सोशली पॉसिबल है, तो फिर ये आइडिया नहीं करना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में क्या हुआ? सबसे पहले आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोचनी है, उसके बाद आपको आइडिया, उसमें से बिजनेस आइडिया निकालना है, फिर चेक करना है क्या वो पॉसिबल है। अब अगर वो पॉसिबल है तो उस आइडिया के ऊपर आपको प्लानिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी अपनी, और उसके बाद उस आइडिया को लॉन्च कर देना। तो ये होता है स्टेप्स, बोल सकते हो आप एक तरीके से, स्टेप्स ऑफ ईपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। एक टॉपिक है, कहां से फाइनेंस आएगा? हाउ, वेयर, व्हेन एंड हाउ मच। कैसे आएगा यानी हाउ, वेयर यानी कहां से आएगा, व्हेन यानी कब जरूरत पड़ेगा एग्जैक्टली, हाउ मच मतलब कितना लगेगा। इन सबको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है ताकि आप एक क्रिएटिव इनोवेटिव बिजनेस कर सको। तो कैपिटल फॉर फिक्स्ड एसेट कहां से आएगा, डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा कहां से आएगा, कितना लगेगा, अगर हम किसी और का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये सब फंड अवेलेबल कहां से होगा। तो सर इंटरनल एक्सटर्नल दो सोर्सेज हैं। इंटरनल क्या हुआ? ओन फंड, ओनर्स फंड, जिसको आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बोलते हो, ये मेनली लॉन्ग टर्म होता है। और एक्सटर्नल क्या हो गया? लोन या डेप्ट, जो कि आप बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अदर वे में अरेंज कर सकते हो, फ्रेंड से, फैमिली से, कंपनी के एम्प्लॉयज से, डायरेक्टर्स से। सर ये तीनों ही फॉर्म, बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या अदर हो, तीनों का ही शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और दो तरीका हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हो गया बैंक से, कस्टमर से,
पब्लिक डिपॉजिट से या फैक्टरिंग से। फैक्टरिंग क्या होता है सर? एक एजेंसी होती है जो आपका सामान बिकवाने में भी हेल्प करेगी और कस्टमर से पैसे रिकवरी करने में भी मदद करेगी, वो होता है फैक्टरिंग। तो वहाँ से भी आप फंड अरेंज कर सकते हो। वो एक बार आपको डायरेक्ट फंड दे देते हैं, बाद में आपके कस्टमर से वो पैसा वसूल कर लेते हैं, उसके बदले में वो कुछ कमीशन चार्ज कर लेते हैं आपसे। लॉन्ग टर्म में आप डेप्ट या लोन से पैसे ले सकते हो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आदत से। तो ये सब तरीके में फंड ऑर्गेनाइज करने के। एक टॉपिक ये भी था। हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया सर? हमने पब्लिक प्राइवेट सिस्टम पढ़ लिया, कहाँ कहाँ सपोर्ट दे सकते हैं वो भी पढ़ लिया, कितना फंड अवेलेबल एक्सेस है वो भी पढ़ लिया। अगला टॉपिक आएगा मार्केटिंग असिस्टेंस और टेक्निकल। अच्छा, एक टॉपिक बच गया था एक्सेस टू फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे 3 टॉपिक था फाइनेंस में मेरा, कि फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड है वो हमने पढ़ लिया। फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड है, फाइनेंस कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब आता है एक्सेस टू द फाइनेंस। तो आपको फाइनेंस एक्सेस करने के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट मार्केट में इशू कर सकते हो सर? सबसे पहले तो इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, तीसरा होता है लीज फाइनेंसिंग और चौथा होता है हायर परचेज। तो इक्विटी शेयर यानी एक टाइप का फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, जहाँ पे आप कंपनी का ओनरशिप किसी को बेच रहे हो, उसको हर साल प्रॉफिट में डिविडेंड दोगे। लेकिन इक्विटी में हाई रिस्क भी है, पैसा डूबेगा तो पूरा डूब सकता है। इन लोगों को वोटिंग पावर होता है, मतलब ये लोग कंपनी में वोट करेंगे मीटिंग में, और ये लॉन्ग टर्म सोर्स होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या है? से इन लोगों को 2 चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है तो ये भी शेयर कैपिटल ही है, तो ये भी शेयर कैपिटल है, लेकिन इनको 2 चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल। अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले इनका पैसा मिलेगा, बाद में इक्विटी का, और डिविडेंड पेमेंट के केस में भी पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, बाद में इक्विटी को। लेकिन इनको 2 राइट्स नहीं होते, इनको वोटिंग राइट नहीं होता और इनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, मतलब और एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो इनको ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिलेगा। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? ओनर ऑफ एसेट ग्रांट अदर पार्टी द राइट टू यूज फॉर अ सर्टेन पेमेंट। मेरे पास एक मशीन है, मैं ओनर हूं, मैंने आपको यूज करने का राइट दिया, लेकिन मैंने जो उसका पेमेंट रखा है वो इस तरीके से रखा है कि आप जो मुझे पे करोगे वो रेंट की तरह ट्रीट होगा। तो लीज फाइनेंसिंग क्या हुआ? ओनर ऑफ द एसेट आपको अदर पार्टी को, यानी आपको अपना एसेट यूज करने का राइट दे रहे हैं, बदले में आप उसको सर्टेन पेमेंट दे रहे हो। अब इसमें 2 टाइप का होता है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज। एक लीज ऐसा होता है जिसमें सिर्फ भाड़ा ही होगा, मतलब जिस दिन वो एग्रीमेंट खत्म उस दिन मैं अपना एसेट दोबारा आपसे ले लूंगा। और एक होता है दूसरा टाइप का जो फाइनेंसिंग होता है, लीज फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल लीज। उसमें क्या होता है सर? लीज रेंटल इसी तरीके से डिसाइड होता है कि 10 साल, 12 साल, 15 साल या जो भी पीरियड होगा, उसमें आपका जो रेंट रिकवरी होगा वो इस तरीके से होगा कि एंड ऑफ द लास्ट रेंट जब मिले तो वो पूरे प्रॉपर्टी का ही वैल्यू आपसे कलेक्ट कर ले। मतलब मान लो मेरी मशीन का दाम 1 लाख है, मैंने आपको कहा मैं 1,20,000 में आपको रेंट दे रहा हूँ, 1,20,000 में आपको ये मशीन बेच रहा हूँ, आप 12,000 रुपये करके मुझे हर साल देते जाइए अगले 10 साल तक। तो इसमें मैंने ब्याज जोड़ लिया अपना और आपसे 12,000 करके इस तरीके से लिया। जब आपने मुझे आखिरी EMI एक तरीके से पे किया तो वो प्रॉपर्टी मेरा होगी। और वही होता है हायर परचेज भी, वही बाइंग एसेट ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, EMI पे आप जब एसेट खरीदते हो। फैक्टरिंग मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। फैक्टरिंग क्या होता है? मैंने कहा था एक टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका पैसा कलेक्ट करने में हेल्प करता है डेटर से। बदले में आप मान लो आपके डेटर से आप 1 लाख रुपए पाते हो, ये आपको बोलेगा मैं वसूल करके ला दूंगा, आपको 98,000 दूंगा, 2,000 अपने पास रखूंगा। मतलब वो 2,000 अपना कमीशन काट लेगा, उसको रिबेट या डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। कई बार वो ये भी बोलता है कि मैं बता रहा हूँ उस पार्टी को माल बेचो, आपका बैड डेप्ट अगर होगा तो वो भी मैं बियर करूंगा। कई बार ये फैक्टरिंग ऐसे भी होते हैं, आपको बोलते हैं डेटर से 1 लाख मिलना है, ये लो 98,000 मैं आपको दे देता हूँ, अब उस डेटर से मैं 1 लाख वसूल कर लूंगा, मतलब आपको एडवांस में पेमेंट दे दी। तो ये भी एक टाइप का फाइनेंसिंग सिस्टम। अगला टॉपिक आ रहा है मार्केटिंग असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस एंड इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। 3 टॉपिक है। गवर्नमेंट ने नए एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करने के लिए मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंस ये सब लेकर आए। मार्केटिंग में गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन
NSIC, जो कि क्या काम कर रहा है, वो एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, उनको बड़े बड़े ऑर्डर एक्वायर करने में मदद करता है, उनको गवर्नमेंट से सिंगल पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट को वो माल बिकवाता है आपका। जब भी गवर्नमेंट का कोई नया स्कीम आता है तो आपको इन्फॉर्म कर देता है कि आप गवर्नमेंट को भेज सकते हो सामान। आपका एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करके देता है, ट्रेड फेयर, टेक्नोलॉजिकल फेयर, एक्सपोर्ट में मदद करता है आपको। तो ये सारी मदद करता है NSIC। तो गवर्नमेंट ने मार्केटिंग के लिए डिपार्टमेंट बना दिया, वो डिपार्टमेंट ये सब हेल्प करता है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन में भी गवर्नमेंट ने मदद किया। गवर्नमेंट आपको एक टेक्निकल असिस्टेंस देती है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने जो आपको टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। नया टेक्नोलॉजी कैसे एक्वायर करें, नए टेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई करें, कैसे अपने मटेरियल को मार्केट में टेस्टिंग करवाएं लैब्स में, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करें। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं डिपार्टमेंट वाले, जो सेंटर्स बना के रखे हैं गवर्नमेंट। आपको मशीनिंग सपोर्ट देते हैं, मशीन कहाँ से मिलेगा नया टेक्नोलॉजी का। एनर्जी एनवायरमेंटल सर्विसेज देते हैं आपको, आपके स्किल को अपग्रेड करते हैं, मतलब आपको मशीनों का यूज सिखाते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट ने सेंटर बना के रखे। अगला टॉपिक है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएट्स। मैंने कहा था एसोसिएट्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टॉपिक होगा। ये देखो मेरे टॉपिक का नाम मेरे स्टार्टिंग में, रोल ऑफ एसोसिएट्स, एसोसिएशन या एसोसिएट्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनका क्या रोल है? ऐसे गवर्नमेंट, देखो हर चीज में गवर्नमेंट तो नहीं आ सकती ना, तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिए कि आप अपना खुद का ग्रुप बना लो और एक दूसरे को हेल्प करो, गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस देगा उसमें। सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सबसे पहले बोला इन लोगों का रोल क्या है? सर ये देश में वेल्थ क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टर्स लाते हैं इंडिया में बहुत सारे। सर क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब, नया जॉब क्रिएट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया स्कीम एक, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। ये लोग एक्सपोर्ट में आपको मदद करते हैं, माल बाहर बिकवाने में हेल्प करते हैं ये एसोसिएट्स। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करते हैं, कोई एरिया बैकवर्ड हो एरिया को डेवलप करने का काम करते हैं। सोशल डेवलपमेंट करते हैं, देश के जीडीपी को इंप्रूव करते हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाते हैं। अरे भाई कमाई का मौका देंगे तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि देश में बहुत सारे नए नए सामान आएंगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएट्स हैं जो लोग आपके बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, जैसे आप एक नाम जानते हो एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एसोचैम एक डिपार्टमेंट है। फिक्की है, फिक्की। ये सब एसोसिएशंस हैं जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा खुद का ग्रुप बना लो। अगर आप एक एरिया में 8-10 लोग हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो, आप लोग अपना एक टीम बना लो। तो स्मॉल वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पुअर पीपल फ्रॉम सेम सोशल बैकग्राउंड सॉल्व प्रॉब्लम विथ म्यूचुअल हेल्प, यही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेम बैकग्राउंड के, सेम सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कुछ गरीब लोग अपना एसोसिएशन बना ले वॉलेंटरी, वो लोग फंड जुगाड़ेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। तो कम्युनिटी का स्ट्रांगनेस होगा, इससे स्ट्रेंथन होगा कम्युनिटी। नेचुरल रिसोर्स मेंटेन होंगे, क्योंकि ये लोग पुअर लोग हैं तो बैकवर्ड एरिया में काम करते हैं, तो वहाँ के कई एक नेचुरल रिसोर्स जो काम नहीं आ रहे थे वो काम आएंगे। अब लाइवलीहुड बढ़ेगा, वो लोग का कमाई बढ़ेगा। इलिटरेसी कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे एक ग्रुप बनेंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे, चाइल्ड लेबर कम होगा। सपोर्ट मिलेगा एजुकेशन में, क्योंकि उस ग्रुप में कुछ लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो दूसरों को आइडिया दे पाएंगे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर या स्टेटस का अपग्रेडेशन हो, लोग बैकवर्डनेस से बाहर आएंगे। आखिरी बड़ा टॉपिक बिजनेस इंक्यूबेटर्स। इसमें 2-3 छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। बिजनेस इंक्यूबेटर क्या है? सर कुछ लोग या एजेंसी या एसोसिएशंस जो दूसरों को मदद करते हैं फंड अरेंज करने में या बिजनेस के लिए एक्सपर्ट का एडवाइस देने में। तो इंक्यूबेटर्स है क्या? देखो यहाँ पे लिखा है कंपनी दैट हेल्प, एक कंपनी है दैट हेल्प न्यू एंड स्टार्टिंग कंपनीज टू डेवलप प्रोवाइड सर्विसेज लाइक मैनेजमेंट, ऑफिस स्पेस, ये सब। तो कुछ कंपनियां ही ऐसी हैं
जिनका यही काम है कि नई स्टार्टिंग कंपनीज को मदद करो। इन्हीं को बोलते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। ये आपको सर्विस देंगे, जैसे मैनेजमेंट सर्विस, क्योंकि आप आइडिया है आपके पास काम करने का, बट आपके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है, तो आपको ये हेल्प करेंगे, आपको ऑफिस स्पेस देंगे। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे, जैसे IIMs वगैरह। न्यू प्रॉफिट डेवलपमेंट कंपनीज है बहुत सारी ऐसी। प्रॉफिट प्रॉपर्टी डेवलपमेंट वेंचर है, वेंचर कैपिटल फर्म्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव है, ऐसे कई एक नाम है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, नॉन प्रॉफिट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। देखो नॉन प्रॉफिट, ये लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे बट दूसरों को मदद कर रहे। प्रॉफिट प्रॉपर्टी डेवलपमेंट वेंचर है, वेंचर कैपिटल फर्म्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। इनका रोल क्या है? वही वेल्थ क्रिएट करना देश में, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्लाइमेट डेवलप करना, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोगों को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लाना, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को डाइवर्सिफाई करना, नेशनल ग्रोथ करना, देश का तरक्की करना, नए नए बिजनेस क्रिएट करवाना देश में। ये लोग क्या करते हैं? सभी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट देते हैं। आप एक आइडिया तो बना लिए बट आपको समझ में नहीं आ रहा हम IT सर्विसेज कहाँ चलाएं, हम ऑफिस स्पेस कहाँ से अरेंज करें, लोग मदद करेगा। ये लोग आपको नेटवर्किंग का एक प्लेटफॉर्म दे देगा जहाँ से आप अपना सामान बेच सकते हो। मैनेजमेंट असिस्टेंट आपको मैनेजमेंट में मदद करेगा, आपको अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोग्राम्स बनाने में हेल्प करेगा कि आपका अकाउंट्स कैसे होगा, आप फाइनेंस का डिटेल कैसे बनाओगे। आपको बैंक गारंटी देगा। अब बैंक देखो आपको ऐसे डायरेक्टली लोन नहीं देगी, लेकिन ये इंक्यूबेटर, ये कंपनी है खुद, ये अगर गारंटी देती है आपके बिहाफ में तो बैंक भी आपको लोन देगा। आपको ट्रेनिंग देंगे ये लोग, एजुकेशन देंगे, आपको एंजल इन्वेस्टर्स को एक्सेस देंगे। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है अगला टॉपिक पढ़ने वाले। इंडिविजुअल, बड़े बड़े लोग, इंडिविजुअल, जैसे रतन टाटा स्टारबक्स में इन्वेस्ट किया तो वो एंजल इन्वेस्टर बन गए स्टारबक्स के लिए। रतन टाटा ने स्टारबक्स में इन्वेस्ट किया तो रतन टाटा एंजल इन्वेस्टर बन गए। एंजल इन्वेस्टर, एंजल मतलब स्वर्ग से आए हुए लोग, इन्वेस्टर उन लोगों के लिए भगवान की तरह हो गए ना वो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में मदद करेंगे। बहुत सारा लोग, आप अपना कोई नया पेटेंट, नया कॉपीराइट बनाते हो, कोई और चोरी नहीं कर ले तो ये लोग आपको मदद करेंगे उसका पेटेंट कॉपीराइट कैसे लिया जाए। तो ये हो गया एंजल इंक्यूबेटर्स, सॉरी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। अगला टॉपिक आया एंजल इन्वेस्टर्स। सर मैंने कहा था आपको इंडिविजुअल है हु इन्वेस्ट हिज और ओन मनी, ये अपना पैसा लगा रहे हैं इन एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी। तो ये इंक्यूबेटर्स आपको इनसे मिला देंगे, ये लोग अपना पैसा आपके बिजनेस में लगाएंगे, बदले में आपसे आपकी कंपनी का शेयर ले लेंगे तो प्रॉफिट में हिस्सा हो जाएगा उनका। ये कौन कौन होते हैं सर? सर कोई प्रोफेशनल्स लोग जैसे CA, लॉयर, डॉक्टर, चार्टेड, ये लोग भी होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। बिजनेस एसोसिएट्स भी होते हैं। आपका सप्लायर, आपका वेंडर भी आपका एंजल इन्वेस्टर हो सकता है, आपका कस्टमर, आपका एम्प्लॉय, आपका कॉम्पिटिटर, कोई भी आपका एंजल इन्वेस्टर हो सकता है जो आपको आपके बिजनेस में अपना पर्सनल पैसा लगाए। ये लोग एफिलिएटेड होते हैं बहुत सारे नॉन एफिलिएटेड भी होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खुद को इसी बिजनेस के लिए रजिस्टर करके रखे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जैसा रतन टाटा, बदले में आपकी कंपनी का इक्विटी लेते हैं, मैंने पहले ही कहा था। अगला टॉपिक आया वेंचर कैपिटल। सर ये लोग पब्लिक से पैसा जुगाड़ते हैं और आपके बिजनेस में लगाते हैं, इनका काम यही है। जैसे म्यूचुअल फंड वाले, SIP वाले, तो ये लोग मनी ऑब्टेन थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स एंड डायरेक्टेड टू हाई रिस्क एंड हाई पोटेंशियल एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक से पैसा अरेंज कर रहे हैं, जैसे चिट फंड, पब्लिक से पैसा अरेंज कर रहे हैं। शारदा नारदा जो हुआ था, बाद में वो घोटाला हो गया, वो अलग बात है। तो ये लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से पैसा ऑब्टेन कर रहे हैं और हाई रिस्क या हाई पोटेंशियल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि नया कंसेप्ट का बिजनेस हो। तो एंजल इन्वेस्टर में क्या फर्क है? सर वो अपना पैसा लगा रहे हैं, ये लोग पैसा बाहर से अरेंज कर रहे हैं फिर लगा, बाकी मोटा मोटी बातें सेम है। तो इनका रोल क्या है? सर ये नया नया वेंचर को फाइनेंस करते हैं, ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट का काम करते हैं, ये आपको कंडीशनल लोन देंगे कि हम आपको लोन दे रहे हैं बट यही कंडीशन रहेगी हमारी। ये लोग हाई टेक्नोलॉजी और हाई रिस्की बिजनेस में पैसा लगाते हैं। आखिरी टॉपिक है प्राइवेट इक्विटी फंड। तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यही हो गया ऑलमोस्ट आपको म्यूचुअल फंड टाइप। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इक्विटी सिक्योरिटीज। ये लोग आपसे पैसा लेते हैं और दूसरी कंपनी की इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ऊपर वाले में क्या था? सर ऊपर वाला कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था,
एंजल इन्वेस्टर खुद का पैसा लगा रहा था, वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों से पैसा अरेंज करके नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से पैसा अरेंज करके कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में लगा रहे हैं। दे आर टिपिकली लिमिटेड पार्टनरशिप, ये लोग LLP होते हैं जनरली, और आपके नॉर्मली 10 साल के लिए पैसा लेते हैं आपसे। ये लोग LLP वे में बिजनेस करते हैं और आपसे 10 साल के लिए मोटा मोटी पैसा लेते हैं, तो इनका टर्म जनरली 10 साल होता है। जनरली कहा है मैंने, हमेशा नहीं। ये लोग मैनेजमेंट फीस भी लेते हैं 1 to 2%, एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जनरली नॉट बट टू अदर इन्वेस्टर्स। ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो शेयर आपको बेच देंगे। तो इनका रोल क्या है, वेंचर कैपिटल टू स्किल बट टू इनिशियल स्टेज। ये इनिशियल स्टेज वाली कंपनी को पैसा लगाते हैं, लेकिन वो स्किलफुल होनी चाहिए। ये लोग ग्रोथ करते हैं देश का, रिस्क को रिड्यूस कर दे रहे हैं मैनेजमेंट का, क्योंकि लोग बाहर से पैसा ला के आपके बिजनेस में लगा रहे हैं। और आपको अगर कोई कंपनी डूबी पड़ी है तो उसको भी मदद करते हैं, तो ओवरकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेप्ट। कोई कंपनी डूबी पड़ी है उनको भी मदद करते हैं पैसा अरेंज करने। तो ये लोगों का ये काम है। ये था आपका चैप्टर 2।